नमस्कार, मैं हूं अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। जिले में पहुंचे जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्णय पर टिका है जातीय जनगणना। सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर मोहल्ले में किराए के मकान में रह रहे शिक्षक के करंट लगने से हुई मौत। और काड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में बदमाशों ने 10वीं की छात्रा को तेजाब फेंकने की दी धमकी। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। बिहार यात्रा के लिए जिले में पहुंचे जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्णय पर ही राज्य में जातीय जनगणना टिकी है। बिहार भ्रमण के दौरान मुजफ्फरपुर पहुंचे जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। कहा कि केंद्र के निर्णय पर जातीय जनगणना टिका है। राज्य स्तर पर जातीय जनगणना का कोई मतलब नहीं होता है। अगर राज्य स्तर पर यह जनगणना कराई जाती है तो इसका बहुत व्यापक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी प्रधानमंत्री जी से मिलकर आए हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि पीएम ने नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की है। इसका मतलब साफ है कि अभी उम्मीद नहीं खत्म हुई है। हम लोग जातीय जनगणना को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में पूरे राज्य में पार्टी के अंदर गुटबाजी की बात सामने आ रही है। कई कार्यकर्ताओं ने रोष प्रकट किया है। कहा कि पुराने लोगों की पार्टी में उपेक्षा की जा रही है। इसी को लेकर वह बिहार भ्रमण पर निकले हैं। कई तरह की बातें इस दौरान सामने आई हैं। इसे उन्होंने नोट किया है और अपना फीडबैक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देंगे। मुख्यमंत्री जी की योजना गरीबों के लिए जो चल रही है उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को 100% मिल पाए, इसमें पार्टी के साथियों की भूमिका जो आवश्यक है इसको सुनिश्चित करना और साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड को फिर से नंबर 1 की पार्टी बनाना, इन्हीं मकसदों को लेकर हमारी यात्रा है। उसी क्रम में हम कल मुजफ्फरपुर आए। दिन भर कई इलाकों में हम गए हैं। मुरौल, सकरा, बंदरा, पुरन्नी, बोचहा, मीनापुर का भी कुछ अंश और आज भी मीनापुर से जाएंगे। तो कुल मिला जुला कर मेरी यात्रा का मकसद और जो कुछ भी तत्काल मुझको कहना था यही है। सरकार काम कर रही है और अगर आपको रुचि हो, जब सवाल कर रहे हैं तो रुचि अगर है तो 2 मिनट वक्त लगेगा। सरकार क्या काम कर रही है यह भी हम आपको बताएंगे। एक आध एग्जाम्पल देंगे, बहुत बताएंगे तो लंबा समय लगे। विषय बहुत व्यापक विषय है। जब हम आंदोलन कर रहे थे उस वक्त ही हमने सरकार से अपेक्षा की थी कि शिक्षक की बहाली की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव हो। और अभी आपको मालूम होगा ही कि सरकार ने डिसीजन ले लिया। डिसीजन कैबिनेट का हो गया, विभाग का हो गया और सरकार ने उसके अनुकूल वैकेंसी भी निकाल दी। हेडमास्टर की बहाली की प्रक्रिया पहले से बदल गई। अब बीपीएससी के द्वारा हेडमास्टर की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई। एक दूसरा, मिड डे मील में मास्टर साहब के इन्वॉल्वमेंट के कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है और इसलिए हमने तब कहा था कि मिड डे मील को किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से चलाने की व्यवस्था की जाए, टीचर को वहाँ से बिल्कुल अलग किया जाए। इस पर भी सरकार का डिसीजन हुआ क्योंकि यह मामला मिड डे मील स्कीम भारत सरकार का स्कीम है। तो भारत सरकार से बिहार की सरकार ने पहल की और वहाँ से भी निर्णय हो गया, ग्रीन सिग्नल मिल गया। अभी पायलट के रूप में कुछ जिला में चलेगा, लेकिन धीरे धीरे बिहार भर में अगर यह प्रयोग सफल रहा तो बिहार भर में अब बात जाएगी। वह है क्या,
मिड डे मील अलग एजेंसी, स्वतंत्र एजेंसी से कुछ जिला में सरकार, बिहार की सरकार अब देने जा रही है। भारत की सरकार ने ग्रीन सिग्नल दिया है। जब ऐसा हो जाएगा, जो प्रक्रिया में है, शुरुआत हो गई है, तो मास्टर साहब बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे बच्चों के मिड डे मील के काम से, तो स्वाभाविक रूप से शिक्षा की गुणवत्ता और बेटर हो पाएगी। तो जो आप बता रहे हैं कि आंदोलन करते थे, अब आंदोलन की जरूरत नहीं, अब तो कार्यान्वयन की शुरुआत हो गई है। सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर मोहल्ले में किराए के मकान में रह रहे एक शिक्षक की करंट लगने से मौत हो गई। जिले में बिजली की तार के चपेट में आने से एक शिक्षक की मौत हो गई। घटना सदर थाना क्षेत्र का है। मृत शिक्षक सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर में किराए के मकान में रहता था। वहीं मूल रूप से पारू थाना क्षेत्र का निवासी है। इंटर की पढ़ाई पूरी कर प्रतियोगिता की तैयारी करता था, साथ ही जीवन यापन के लिए बच्चों को पढ़ाता भी था। शुक्रवार की सुबह नहाकर छत पर कपड़ा डालने गया था। उसी क्रम में छत पर एक नंगा तार लटका हुआ था, जिसकी चपेट में वो आ गया, जिससे मौके पर ही बेहोश हो गया। स्थानीय लोगों के द्वारा उसे नाजुक हालत में सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों के द्वारा मृत शिक्षक के परिजनों को सूचना दे दी गई थी। परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो शिक्षक की मौत हो चुकी थी। परिजनों ने अस्पताल परिसर में ही जमकर चीख पुकार मचाया। अस्पताल कर्मियों के हस्तक्षेप के बेस्ट मामला शांत हुआ। मृत शिक्षक की पहचान जिले के पारू थाना क्षेत्र के गद्देपुर के मुकेश कुमार के 14 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार के रूप में हुई है। कि ये सूचना मिला है गांव के द्वारा, यहाँ से फ़ोन गया है कि ऐसे ऐसे बात है, आपका बच्चा जो है से करंट के द्वारा जो है एक्सपायर कर गया है। हम लोग हॉस्पिटल में आए हुए हैं, हॉस्पिटल में सदर हॉस्पिटल में रखे हुए हैं, वहाँ से आइए। और जब यहाँ ये लोग आए हैं, जब यहाँ पहुँचे हैं तो वो लोग यहाँ से छोड़कर पहले ही लापता हो चुके थे और बच्चा जो है से अकेले यहाँ हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। उसके बाद में अभी जब हम फ़ोन लगाए हैं उनको, हम उनसे पूछे हैं कि आप कहाँ पे हैं, तो बोले हैं कि हम गांव जा रहे हैं, घर पर अपना डेरा पर। हम बोले हैं कि आप बच्चों को क्यों यहाँ से छोड़कर चले गए हैं, आप यहाँ आइए। तो नहीं, हम बुजुर्ग आदमी हैं, नहीं आए हैं। बोले कि कैसे घटना हुआ है। वो बोले हैं कि सुबह में ये बच्चा नहाकर कपड़ा पसारने गया है, जिसमें नंगा तार गया हुआ था, और नंगा तार पर कपड़ा जो पसारा है उसके में जोरदार एक झटका लगा है, आवाज़ हुआ है। हम जब वहाँ पहुँचे हुए हैं तो बच्चा गिरा हुआ था, और गिरने के बाद में हम कोशिश किए हैं बच्चा को उठाने का, नहीं उठाया है। हम टेम्पू से यहाँ हॉस्पिटल लाए हैं, और हॉस्पिटल लाए हैं, डॉक्टर बोला है कि ये मृत हो गया। उसके बाद हम यहाँ से चले गए हैं। वो फ़ोन पर बोले। क्या करते थे? ये यहाँ रहकर पढ़ाई करते थे और पढ़ाते भी थे बच्चों को। क्या घर कहाँ हो गया? जाफरपुर पंचायत में गद्देपुर गांव में घर है। एएसआई नागेश्वर मंडल ने बताया कि सूचना मिली कि एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई है। शव सदर अस्पताल में है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। परिजनों से पूछताछ की जा रही है। सूचना मिला है कि सदर अस्पताल में एक आदमी जो है मृत्यु हो गई है करंट से, और हम लोग आए हैं, उसको पोस्टमार्टम में भेज रहे हैं। कुछ पहचान हो पाई है कहाँ का? अभी तो पूछताछ चल रही है। पताही हवाई अड्डे की निर्माण कार्य 1 से 1.5 साल में पूरी हो जाएगी और लोगों का सपना जल्द पूरा होगा। ये बातें पूर्व नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने सिटी न्यूज़ के साथ साझा की। पताही हवाई अड्डे निर्माण कार्य की कवायद तेज हो गई है। नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय द्वारा बिहार सरकार से 475 एकड़ ज़मीन मांगने का पत्र भेजा गया है। हमारे साथ पूर्व नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा मौजूद है। आखिर इन सारे जो कवायद शुरू हुई है उसमें क्या मंत्रालय द्वारा और बिहार सरकार द्वारा रोल है, ये सारी बातें रखेंगे। ये जो पताही हवाई अड्डा है, चूँकि आप लगातार पूर्व नगर विकास मंत्री रहे हैं और इसकी कवायद आपने शुरू की, और आज जो ये भूमि मांगा गया उसमें क्या लग रहा है आपको? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री जब पिछले बार चुनाव में पताही एयरपोर्ट पर ही उनका आगमन हुआ था, वहीं से चुनावी बिगुल उन्होंने फूंका था, तो पूरी जनता देख रही थी कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बगल में जाकर के कहा कि सर, इस पताही हवाई अड्डे को आप चालू करवा दीजिए, जनता का ये डिमांड है। और माननीय ने जब अपना भाषण शुरू किया तो मुझे इस बात का बहुत ही गर्व है
कि उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि पताही हवाई अड्डा से हवाई जहाज़ उड़ान भरेगी। और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा आज खुशी है कि जिस बात की चर्चा यहाँ की जनता कर रही थी कि एयरपोर्ट दरभंगा चला गया, मैं जनता को ये पत्र दिखला रहा हूँ, ये दोनों पत्र, ये दोनों पत्र मेरा पुरी जी का है अभी। और ये अक्टूबर 19 का ये पत्र उन्होंने लिखा था कि मैं यहाँ पर हवाई अड्डा की प्रक्रिया चल रही है, हवाई अड्डा सुरेश जी आपको हवाई अड्डा पता ही चालू होगा। और चुनावी मुद्दा विपक्ष ने इसको बनाया, समझे न, जबकि यह तो एमपी का दायरा होता है, लेकिन चूंकि संगठन में हम हर पोस्ट पर रहे हैं बीजेपी का, इसलिए मेरी कदर वहाँ भी लोग करते हैं। और हवाई आज खुशी है कि आज सिंधिया जी ने हवाई अड्डे के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, इस पत्र में भी उसका जिक्र है और उसमें उन्होंने 443 पॉइंट कुछ एकड़ ज़मीन के लिए मांग किया गया था। और आज पूरे हिंदुस्तान में कई एक राज्यों में रीजनल कनेक्टिविटीज एयरपोर्ट बनाने की बात आई है और उसमें मुजफ्फरपुर प्रायोरिटी में है। बिहार में 2 एयरपोर्ट है, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया। ये एयरपोर्ट बनाया जाएगा और यहाँ से 1 घंटे की फ़्लाइट होगी और 2500 रुपया से ज़्यादा भाड़ा नहीं होगा। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि हमारे चुनाव का विपक्ष ने मुद्दा बनाया, आज वह मुद्दा नहीं रहा और आदरणीय मंत्री प्रधानमंत्री के इस आदेश पर, समझे न, सिंधिया जी ने आज जो है हवाई अड्डे के लिए इसका नामित कर दिया और हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर बनेगा। इस बात का हम लोगों को गर्व है। हम अपनी जनता को बताना चाहते हैं कि मैं विधायक रहूं या ना रहूं, लेकिन आपका एहसान है, मैं आपका काम करता रहूंगा जब तक जीवित हूं। और हवाई अड्डा यहाँ बनवा करके आपको उड़ान भरने के लिए जो है, जो आपकी इच्छा है वो यहाँ से पूरी हो। अच्छा, ये जो भूमि अधिग्रहण सरकार को करना है, उसको लेकर आप मतलब जो मुख्यमंत्री को जो लेटर है उसको लेकर आप पटना रुख करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी को भी हमने पत्र दिया था और फिर मैं बात करूँगा। हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात पर बिल्कुल चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर से हवाई जहाज़ उड़ान भरे। क्यों? हमने इसके ज़मीन की भी बात की थी। हमारे स्वर्गीय विनोद चौधरी आज नहीं हैं, लेकिन उनका कॉलेज पूरब की तरफ पड़ता है। उनके परिवार के लोग कहे कि हमको केवल ज़मीन के बदला ज़मीन दिलवा दीजिए, सारा ज़मीन हम लोग दे देंगे और एयरपोर्ट उड़ाने भर की ज़मीन वहाँ से पूरी हो सकती है। इसकी भी मैंने चर्चा चौधरी जी से किया था। उनके भाई लोग भी हैं, उनका कॉलेज है, कॉलेज उसमें वह ज़मीन सब बिहार सरकार लेगी और उनको दूसरा ज़मीन कहीं पर उनको एक्वायर करके दिलवा देगी, एयरपोर्ट चालू होगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल है कि उम्मीद क्या लग रहा है कि कितने दिनों में ये संभव है यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, जितना एक्विजिशन में टाइम लगेगा, एक्विजिशन के बाद राइट्स ने इसका सर्वे कर लिया है। राइट्स जो एयरपोर्ट बनाती है वो पिछले बार हम सर्वे किया था, समझे, और सर्वे करके रिपोर्ट है। बहुत जल्दी हम समझते हैं कि 1.5 साल के अंदर ज़मीन एक्वायर्ड हो जाए तो एयरपोर्ट बन जाएगा। ये थे पूर्व नगर विकास मंत्री और शहर के विधायक सुरेश शर्मा जी। इनका कहना है कि अगर सब कुछ साफ़ सुथरा अगर एक्वायर्ड हो गई ज़मीन तो यहाँ के लोगों को 1 से 1.5 साल में फ़्लाइट से उड़ान भर सकेंगे। वो अपने सहयोगी रिकेश के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर।
मारवाड़ी युवा मंच के सांस्कृतिक शाखा द्वारा निशुल्क शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर शुक्रवार को मारवाड़ी युवा मंच की सांस्कृतिक शाखा द्वारा निशुल्क शतरंज प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन साहू रोड स्थित एक सदस्य के आवास पर किया गया। प्रतियोगिता में 20 बच्चों ने भाग लिया, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया। वहीं प्रतियोगिता को 2 पालियों में कराया गया। पहली पाली में 8 से 13 वर्ष की आयु के बच्चों में हुई, जिसमें विजेता के रूप में तेजस नथानी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं दूसरी पाली 14 से 16 वर्ष के आयु के बच्चों के बीच हुई, जिसमें विजेता के रूप में यथार्थ नथानी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विजेताओं और उप विजेताओं को पुरस्कार तथा सभी प्रतिभागियों को कॉन्सोलेशन पुरस्कार भी दिया गया। कार्यक्रम में IPP प्रीति पोद्दार ने बताया कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर संस्कृति शाखा द्वारा बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा में आज ये चेस कंपटीशन का आयोजन कराया गया है नेशनल स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य पर, जिसमें 20 बच्चों ने भाग लिया है। मैं इस कार्यक्रम की संयोजका हूँ प्रीति लक्ष्मी। समरनालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिए। समरनालय स्थित सभा कक्ष में शुक्रवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन समय एवं पूरी पारदर्शिता के साथ हो, यह निर्देश उपस्थित पदाधिकारियों को दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तथा उप स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर की उपस्थिति समय सुनिश्चित कराया जाए। बैठक में इसके अतिरिक्त कोविड-19 जांच की संख्या में अपेक्षित वृद्धि के मद्देनजर सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही कोविड-19 टीकाकरण विशेषकर दूसरी डोज के लिए विशेष ड्राइव चलाने का भी निर्देश दिया। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा, DPRO कमल सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, BHM, BCM उपस्थित थे तथा केयर, WHO एवं यूनिसेफ के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। विभाग के कई सूचकांकों पर, कई इंडिकेटर्स को बेहतर करने के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं और ये रेगुलर मीटिंग हम लोग करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि खासकर फैमिली प्लानिंग और जो मातृ शिशु स्वास्थ्य वो बेहतर हो। महिलाओं को जो सुविधा मिलनी चाहिए, खासकर जो ANC रजिस्ट्रेशन होता है, टाइमली उनका रजिस्ट्रेशन हो और कम से कम 4 बार उनको डॉक्टर के द्वारा परीक्षण किया जाए डिलीवरी के पहले, ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर रह सके और जो डिलीवरी हो भी आसानी से हो सके। इन सभी चीज़ों को लेकर के काफ़ी कठोर डायरेक्शन दिए गए हैं और निश्चित रूप से हम लोग मानते हैं कि इसमें बेहतर सुधार होगा। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी-शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी-शर्ट है, गोल गला में टी-शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर,
ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। कांटी थाना क्षेत्र के एक गांव में बदमाशों ने एक 10वीं की छात्रा को तेजाब फेंकने की धमकी दिए जाने के बाद पूरे परिवार दहशत में जी रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के एक गांव की छात्रा को बदमाशों ने तेजाब फेंककर चेहरा जलाने की धमकी दी है। इससे डरकर छात्रा ने पढ़ाई छोड़ दी। वह घर में रहती है, दहशत के कारण बाहर भी नहीं निकल पा रही है। छात्रा के परिजन भी काफी डरे हुए हैं। मामले में पीड़िता की मां ने कांटी थाना में एफआईआर दर्ज कराया है, लेकिन एक सप्ताह बीतने के बाद भी आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित परिवार ने अब वरीय पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। मामले में गांव के ही गौरव और सूरज कुमार को आरोपित बनाया गया है। जानकारी के अनुसार किशोरी 10वीं कक्षा की छात्रा है। वह गांव में प्रतिदिन कोचिंग करने जाती थी। इसी दौरान आरोपितों की गंदी नजर उस पर पड़ गई। छात्रा का दोनों ने पीछा करना शुरू कर दिया, फिर उसे अकेला पाकर रास्ते में रोक दिया। हाथ पकड़कर छेड़खानी करते हुए साथ चलने को कहा। विरोध करने पर जान मारने की धमकी भी दी और कहा कि तेजाब फेंक कर चेहरा जला देंगे। किसी तरह वहां से छात्रा जान बचाकर अपने घर पहुंची और घटना से अपने परिजनों को अवगत कराया। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि छात्रा ने जब घर से निकलना बंद कर दिया तो कॉल कर परेशान करने लगा, धमकी देने लगा कि घर से नहीं निकलेगी तो जान से मार देंगे। सोशल मीडिया पर छात्रा की तस्वीर अपलोड कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। इससे पूरा परिवार मानसिक तनाव में है। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि आरोपितों के घर जब उससे पूछताछ करने गए तो आरोपित के परिजनों ने उन लोगों को गाली गलौज कर भगा दिया। इसके बाद कांटी थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। पुलिस तक मामला पहुंचने के बाद भी वे लोग दहशत में हैं। इसलिए छात्रा ने पढ़ाई छोड़ दी और घर से निकलना बंद कर दिया। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। तो वो मान गया तो बोला इनसे जाइए केस करिए, तो वो जाके यहाँ थाना पर गए तो वो कहानी बताया ऐसा ऐसा बात हुआ हमारा। तो लड़की पढ़ाई करने जा रही है जी, तो लड़की देखिए से हमको कांटी कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं सर तुम हमारा धमकी दे रहे हैं दे रहे हैं, तो हम क्या करेगा, तुम्हारा लड़की को पढ़ने नहीं जा देगा। तो फिर भी कांटी में हमारा लड़की के घेर लिया। तो कांटी वाला लोग उसका एग्जाम किया से काहे लड़की के कर रहे हैं, तो हम घर से लड़की को नहीं निकालते हैं, अभी कोचिंग पढ़ाने नहीं जाते हैं। फेंकने का धमकी जी हाँ, से तुमको क्या करेगा, तुम्हारा पति बाहर है, अभी चाहेगा तो तुम्हारा घर फूंक देगा, तेजाब पका कर जला देगा, तुमको क्या करेगा, ससुर क्या नाम है सबका? क्या लड़का का सूरज गौरव जो ऐसा ही घूमते हैं, काम धंधा कुछ भी नहीं। गांव का है आप? हाँ जी, गांव के हैं। आगे क्या चाह रहे हैं आप लोग? सजाए किसको? इधर मामले में एसपी पश्चिमी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि एक स्कूली छात्रा के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। उसका फोटो फेसबुक के जरिए वायरल भी करने की कोशिश की गई है। साथ ही छात्रा को तेजाब फेंकने की धमकी दी गई है। परिजनों के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। जल्द ही आरोपितों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। छात्रा से दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। उसका फोटो फेसबुक से वायरल किया गया है। उसके बाद जब एफआईआर हुई तो अभियुक्त ने जा कर के उसको धमकाया है और धमकाने के बाद वो उसको डर हो गया है और कोचिंग वगैरह जाने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। उसी पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। जल्द से जल्द इसमें अभियुक्त को अरेस्ट किया जाएगा। तेजाब फेंकने की भी बात की गई। एफआईआर में है कि उसने लड़की का बयान है कि उसमें जो अभियुक्त है वो डरा धमका रहा है और तेजाब फेंकने की बात कर रहा है। पिछले कई दिनों से स्कूल कोचिंग नहीं जा रही वो। हाँ, इस बात से घटना से लड़की भयभीत है और इसी कारण वो स्कूल जाने में उसको दिक्कत हो रही है। आरोपी की पहचान वगैरह कर ली? आरोपी की पहचान हो गई, उसी गांव का है।
सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार द्वारा लाए गए नियम का लोग नहीं कर रहे हैं पालन। देखिए रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार ने एक नया नियम जारी किया है। यह नियम सुरक्षा ऑडिट का है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने यह पहल की है। इसका ऐलान केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया। नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क निर्माण के सभी चरणों में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है। नितिन गडकरी ने बताया कि भारत और अन्य विकासशील देशों में सड़क दुर्घटनाओं की दर बहुत अधिक है और हर साल लगभग 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं, जो कि कोविड मौतों से भी अधिक है। उन्होंने आगे कहा कि उनका विचार है कि 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में 50% की कमी और दुर्घटनाओं व मौतों को शून्य करना है। गडकरी ने कहा कि लगभग 60% मौतें दुपहिया सवारियों की होती है। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के कांटी NH 28 की बात करें तो पहले की अपेक्षा अब बहुत कम रोड एक्सीडेंट में मौत हो रही है। कई जगहों पर उपकरण लगने से लोगों को यातायात में काफ़ी सहायता मिल रही है। वहीं एक वर्ष पहले 1-2 सप्ताह में कांटी NH 28 पर काफ़ी रोड एक्सीडेंट में मौत होती थी, मगर उपकरण लग जाने से काफ़ी दिक्कत खत्म हो चुका है। यहाँ पर लोग अब नियमों का पालन करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको अभी तक इस नियम का पता नहीं। उनको भी जागरूक होना होगा और इस नियम का पालन करने पर ठोकर लगने से मौत नहीं होगी। अभी नया जो ट्रैफिक नियम NH 28 पे जो लगा है, बोर्ड जहाँ तहाँ लग गए हैं, होर्डिंग लग गए हैं, आपको रेडियम वाला होर्डिंग है और ट्रैफिक का जो स्थिति बना है, इससे मैं काफ़ी खुश हूँ। क्योंकि जब से ही नया कोई कंपनी है, नाम नहीं जान रहा हूँ, लिए हैं, तब से अभी तक एक्सीडेंट का संभावना बहुत कम गया है। लोग सुरक्षित घर आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसके लेकर मैं जो कंपनी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जो भी इनके वर्कर हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहले तो यहाँ एक्सीडेंट लमसम 100 से कम नहीं हुआ है। 100 से कम एक्सीडेंट इस जगह पर नहीं है। लेकिन आज खुशी से बात की है कि जब से कंपनी ली है, नया होर्डिंग लगाई है, आप देख सकते हैं कि हर जगह होर्डिंग है, जेबरा का है, लाइट लगा दिया गया है, ताकि इससे अब आम जनों को काफ़ी सुविधा मिल रही है और लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं लोगों से कि इसका पालन करें और स्वच्छ माने घर से जब जैसे आए वैसे घर लौटें। कितना बार दिन भर में इसमें लोग आते जाते हैं? इसमें तो दिन भर में हज़ारों बार लोग आते जा रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा नियम में यही हुआ है कि लगा देने से बहुत लोगों को राहत है। और वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता मोहम्मद नसीरुद्दीन ने सिया धर्म गुरु पर आरोप लगाया कि भू माफियाओं के साथ मिलकर जमीन बिक्री कर रहे हैं। सिया वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता मोहम्मद नसीरुद्दीन छोटे ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर एक शिया धर्म गुरु पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि शिया समुदाय को बरगलाकर भू माफियाओं के खिलाफ गलत अभियान चला रहे हैं और इस अभियान के तहत वह खुद भी भू माफियाओं के साथ मिलकर वक्फ बोर्ड की संपत्ति की बिक्री कर रहे हैं। कल मौलाना सबीब कामी ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, CEO इन सबों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जो सरासर गलत है। अगर वक्फ की संपत्ति को कोई बेच रहा है और वक्फ के संपत्ति पर कोई अपना अधिवक्ता नाजायज़ ढंग से किए हुए हैं तो वो है मौलाना सबीब काजी। कमरा मोहल्ला का उठाते हैं, फेज बाय फेज सभी वक्त पे स्टेट हो रहेंगे। कमरा मोहल्ला का मस्जिद, इमाम बाड़ा और उसके जगहों पर मौलाना सबीब काजिम का अवैध कब्जा है। हाई कोर्ट का निर्देश है कि मौलाना सबीब काजिम द्वारा उच्च अवैध अतिक्रमण को खाली करें, लेकिन उनके द्वारा अभी तक खाली नहीं किया गया है, जिसके लिए मैंने पूर्व में भी स्टेटमेंट दे चुका हूँ। दूसरा बात, उनका जहाँ जहाँ एजेंट है, खुदादी बेगम वक्फ स्टेट वक्फ संख्या 80 है, यहाँ के मुतवल्ली के द्वारा करबला के बिघों ज़मीन बेच दिया गया, जो उनके चहेते में से है। उन पर अगर वक्फ बोर्ड कार्रवाई करता है तो मौलाना सबीब काजिम को तकलीफ़ होता है। इसलिए तकलीफ़ होता है कि ये लोग जो भी भ्रष्ट मुतवल्ली हैं, वो ज़मीन बेच के वक्फ के संपत्ति को बेच करके मौलाना साहब को पहुंचाते हैं। ब्रह्मपुरा के जो मुतवल्ली है उन पर कार्रवाई हुई, उनको हटा दिया गया। खुदादी बेगम वक्फ स्टेट 80 के मुतवल्ली को हटा दिया गया। उसके बाद आपको मारीपुर के जो वक्फ की संपत्ति है उसका भी अवैध अतिक्रमण है। वक्फ बोर्ड के जो नए आपको आए हैं चेयरमैन,
ये सीओ ये लोग का एक अच्छा टीम है जो वक्फ बोर्ड की कार्रवाई कर रहे हैं। मौलाना सबीब काजिम और सुहेल सिद्दीकी या मिंकू के द्वारा खुदादी बेगम वक्फ स्टेट के ज़मीन को अवैध ढंग से केवाला कराकर उसको कब्जा कराने के लिए आए। जिस सदर थाना क्षेत्र के दिनकर नगर मोहल्ले में दूसरे पक्ष के लोगों ने बुलडोजर से विधवा का मकान ढा दिया। पीड़ित महिला एसएसपी से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई। जिले के सदर थाना क्षेत्र के दिनकर नगर मोहल्ले की विधवा महिला के घर को देर रात बुलडोजर से ढा दिया गया। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की गई। महिला बबीता देवी ने सदर थाना को भी कॉल कर जानकारी दी, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। शुक्रवार को पीड़िता एसएसपी से न्याय की गुहार लगाने पहुंची। बताया कि उनके पति की मौत हो चुकी है। उक्त जमीन उनके सास के नाम पर है। पति की मौत होने के बाद महिला यहां पर रहती है। वह जूरन छपरा स्थित एक निजी अस्पताल में काम करती है। उनकी सास ये जमीन बेचना चाहती है, जबकि इसमें उनका भी हिस्सा है। दिनकर नगर में रहते हैं, हम वहाँ 26 साल से रह रहे हैं। 26 साल से हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। वहाँ सास भी रहती थी पहले, इधर 2 साल से सास वहाँ छोड़ दी रहना है। उसके बाद हम लोग सास और देवर सब लोग बंगलोर चला गया। हम लोग अपना निश्चित रूप से रह रहे थे। बंगलोर से 1 महीना पहले वो लोग आया और आते ही जैसे ज़मीन बेचने का अपना प्लान बना लिया। हम लोग जब जाने तो हम सदर थाना में इसका एक एप्लीकेशन लिख के दिए। सदर थाना बोले कि हम ठीक है कार्रवाई करेंगे। फिर 10 दिन के बाद मिले तो बोले ठीक है 107 हो गया, लेकिन वो नहीं किए। फिर उसके बाद 16 तारीख को हम डीएसपी साहब को दिए आवेदन, तो सर हमको लिख के उसी पर दिए कि जाओ तुम थाना में। जब हम थाना में पहुँचे तो थाना में ले लिया, बोला ठीक है आपका केस हो जाएगा। फिर 2 दिन के बाद जब हम गए थाना पर तो बोला ऐसा कुछ नहीं, साथ का कोई केस का अति नकल उकल नहीं मिलता है, तो जाओ यहाँ से। फिर हम चले गए और उसका मनोबल उधर बढ़ते गया। ये लोग कुछ नहीं किया। रात में भी जब 9 बजे हम वहाँ से चले हैं तो कहीं कुछ नहीं था। जब हम वहाँ से आ गए हैं, प्रशांत हॉस्पिटल पहुँचे हैं, तब जाके ये लोग फ़ोन करके गाड़ी बुला के तोड़वा दिया है। जब तक पहुँचे माँ बेटी तब तक अति लड़ाई झगड़ा हम लोग जब तक करने लगे, तब तक में मार पीट के हम लोग को घसीटते हुए वहाँ से निकल गया जैसे। और उसके बाद थाना हमको दरोगा जी वहाँ पर गए देखने के लिए। हमको बोले कि तुम चल जाओ हॉस्पिटल, हम सुबह में तुम मेरे पास आ जाना। और जो लोग तोड़ा था उस सारे लोग के बुला के थाना पर बैठा के रात भर रखे हुए हैं। और जब हम दिन में सुबह में रात में बोले कि हम बयान तुम्हारा लेंगे, तुम आना। जब सुबह गए कहने सर कुछ कीजिए, तो सीधे बोले कि यहाँ का मामला नहीं है। एसपी डीएसपी डीएम सब से वो लोग मिला हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तुमको जहाँ तक जाना है तुम जाओ और हाँ, ये बात दरोगा साहब खुद अपने बोले हैं, सुरेंद्र मिश्रा, कि तुमको जहाँ तक जाना है जाओ, हम लोग इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। हम वहाँ से लौट के फिर डीएसपी साहब के पास आ गए। कौन लोग हैं ये लोग, क्यों आपका? इन लोग सब मोहल्ले का है, 2-4 आदमी। एक है खबड़ा का जिनका नाम है धर्मेंद्र ओझा, बाप जैसे नंद किशोर ओझा का बेटा है ये। और ये एक है जैसे अथी विपिन पांडे मधौल का है, जिसके नाम से ज़मीन का एग्रीमेंट बना है। हम विपिन पांडे को भी जाके बोले हैं कि मेरा ज़मीन मत लीजिए, आपके पास पैसा है तो बहुत ज़मीन मिल जाएगा, लेकिन वो बोला कि नहीं हमको लेना है तो लेना है। वो चाह रहे हैं कि आपकी ज़मीन को खरीदना चाह रहे हैं। मेरे सास के नाम से ज़मीन है, सास पैतृक संपत्ति बेच के ये ज़मीन ली हुई है। ससुर के जिंदा में है। उस साल मेरे हस्बैंड का उम्र था 15 साल, सिर्फ 15 साल उम्र था। कितने लोग आए थे? कल की डेट में 40 लोग आए हुए थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।